साला किसको बोलता है रे तू? साला किसको बाबू बोलता भैया है? Really click, and ignorant niggas just tryna miss what I said. Your man's a bitch, you put a purse on him. Get him well, nigga, before I ran tests on him. I'm the general, I can be worth something. My soldiers is ready to put a black. ब्लैक विडो के रिलीज के साथ ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 24 मूवीज रिलीज हो चुकी हैं, जहां मोस्ट ऑफ द मूवीज एकदम टॉप नॉच हैं। इसलिए इन मूवीज को रैंक करना सच में एक काफी मुश्किल टास्क है। तो हे गाइस, कैसे आप लोग? मेरा नाम है दीपक और आज के इस वीडियो के अंदर हम इस मुश्किल टास्क को ही अंजाम देने की कोशिश करेंगे। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। और बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टॉप 10 मूवीज के बारे में, जो कि मोस्टली बेस्ड है मूवीज को लेकर फैंस की राय को लेकर, जो कि डिफरेंट फैंस के लिए वेरी भी कर सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी टॉप 10 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मूवीज की लिस्ट हमारे साथ जरूर शेयर करना, और आपको ये रैंकिंग कैसी लगती है वो भी नीचे कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना। और बाय चांस अगर आपकी फेवरेट मूवी इस लिस्ट के अंदर ना हो, जैसे कि कैप्टन मार्वल, स्पाइडरमैन होमकमिंग या फिर ब्लैक विडो, तो उसे नंबर 11 पर एज्यूम कर लेना। फैंस के ओपिनियन के ऊपर बेस्ड लिस्ट है, तो इतना हक तो आपको है ही। So now all that being said, without wasting any more time, let's just jump into it. Number 10, Guardians of the Galaxy। जेम्स गन की डायरेक्टेड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एक ऐसी मूवी थी जिसने कॉमिक्स के काफी कम पॉपुलर कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, जिन्हें इस मूवी के रिलीज से पहले काफी सारे कॉमिक बुक फैंस भी अच्छे तरीके से नहीं जानते थे। और इस टीम का हर एक मेंबर अपने आप में काफी यूनिक था, और उस डिवर्सिटी को जेम्स गन ने काफी अच्छे बैलेंस के साथ इस मूवी के अंदर हमारे सामने प्रेजेंट किया, जिस वजह से सभी कैरेक्टर्स अपने इंट्रोडक्शन के साथ ही फैंस के काफी ज्यादा फेवरेट बन चुके थे। हाँ, भले ही स्टार लॉर्ड ने आगे चल के कुछ हरकतें करी थी। ये शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। बट स्टिल यू हैव टू एग्री कि स्टार लॉर्ड के कैरेक्टर की स्टोरी लाइन भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है। अब जैसा कि कई मूवीज के साथ होता है कि उनका सीक्वल उस मूवी से बेटर नहीं हो पाता, तो वैसे ही कुछ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के केस में भी मेरे को लगता है, जहां पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 से बेटर है। बट उम्मीद करते हैं कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 के अंदर हमें इस सब से हटकर काफी कुछ धमाकेदार देखने को मिले। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की IMDb रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10 और इसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर $772 बिलियन का बिजनेस किया था। नंबर 9, ब्लैक पैंथर। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए फर्स्ट ऑस्कर जीतने वाली मूवी, फर्स्ट क्या पहले 3 ऑस्कर जीतने वाली मूवी, जिसने अपने रिलीज के टाइम पर बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन और बेस्ट म्यूजिक स्कोर के लिए ऑस्कर जीता था। इस मूवी के अंदर वकांडन कल्चर को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया गया, जहाँ की बिल्डिंग्स, कॉस्ट्यूम्स और वेपन्स को एकदम हाईटेक दिखाने के साथ साथ प्रिमिटिव लुक्स का एक तड़का भी लगा दिया गया था। और यार, जैसा कि मेरे को याद है, जब मैं थिएटर के अंदर ये मूवी देखने के लिए गया था, उस टाइम पर थिएटर के अंदर लोगों को पता नहीं मूवी इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई थी, और उसके पीछे मेजर रीजन यही था कि इस मूवी का कोई ज्यादा कनेक्शन हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ नहीं दिखाया गया था। सिर्फ वाइब्रेनियम के रेफरेंसेस और यूलियसिस क्लो ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की छाप इस मूवी के अंदर छोड़ी गई थी, जहां पर अगर कोई मार्वल नर्ड ना हो तो उसे वाइब्रेनियम और यूलियसिस क्लो के बारे में पता तक नहीं था। और इसके कुछ महीने बाद ही अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर रिलीज होनी थी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्लैक पैंथर के अंदर हमें अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को लेकर कुछ काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नॉर्मल फैंस इस वजह से नाराज हो गए थे और कॉमिक बुक नर्ड फैंस इसलिए क्योंकि अभी तक भी सोल स्टोन का कोई ठिकाना नहीं था। तो हाँ, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से इस मूवी का जो कनेक्शन हम एक्सपेक्ट करके गए थे वो हमें नहीं देखने को मिला। लेकिन यही बात तो इस मूवी को खास बनाती है, क्योंकि इसकी स्टोरी अपने आप के अंदर ही कंप्लीट है। और इन्फिनिटी वॉर के लिए वैसे तो इसमें कोई डायरेक्ट हिंट्स नहीं थे, लेकिन वकांडा का अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर काफी मेजर रोल था। तो हाँ, मार्वल ने इस मूवी को एकदम सही टाइम पर रिलीज किया था। It's just the way it is. Yeah, I'm gonna cry now. जहाँ पर इसी मूवी ने हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का वन ऑफ द बेस्ट विलन दिया है, यानी कि किलमोंगर। इस मूवी की IMDb रेटिंग थी 7.3 और इसने वर्ल्ड वाइड $1.2 बिलियन का बिजनेस किया था। नंबर 8, डॉक्टर स्ट्रेंज। जिस मल्टीवर्स को लेकर फिलहाल MCU के अंदर इतना बवाल मचा हुआ है, उस मल्टीवर्स की शुरुआत 2016 में आई डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर हमें दिखा दी गई थी, जहां पर फर्स्ट टाइम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मल्टीवर्स का नाम लिया गया था। और ये चीज सच में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। सेम गोज विद द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसे इस मूवी के अंदर भले ही शुरुआत के अंदर थोड़ा सा नूब दिखाया गया हो, लेकिन मूवी के एंडिंग तक और इसके बाद अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम के अंदर इसे टॉप 3 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज के अंदर गिना जाता है। इसके अलावा ये मूवी विजुअल मास्टरपीस थी, जिसके अंदर मिरर डायमेंशन और मल्टीवर्स जैसे कॉन्सेप्ट को बिग स्क्रीन के ऊपर देखना लोगों के लिए काफी एंटरटेनिंग रहा होगा।
खैर मैं तो उस टाइम पे 9th क्लास में था, तो मैंने तो इसे शायद लैपटॉप के अंदर देखा था, फिर भी मजा तो आया था। इस मूवी की IMDb पर रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10 और इसने वर्ल्ड वाइड $677 मिलियन का बिजनेस किया था। नंबर 7, आयरन मैन। जिस टाइम पर लोग सुपरमैन, स्पाइडरमैन और बैटमैन के फैन हुआ करते थे, उस टाइम पर आकर रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन ने सभी फैंस का दिल जीत लिया था। जहां अभी तक तो कैरेक्टर्स एक्टर्स को फेमस कर रहे थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ कि किसी एक्टर की वजह से एक कैरेक्टर इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया। जहां आयरन मैन एक ऐसा कॉमिक बुक कैरेक्टर हुआ करता था जिसके बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता था। इनफैक्ट मूवी के सर्वे के टाइम पर मूवी के क्रिएटर्स को ये पता लगा कि काफी सारे लोग तो ये सोचते थे कि आयरन मैन किसी रोबोट का नाम है, ना कि इस आर्मर का। एंड इवन स्टैनली ने भी कहा था कि उनकी अप्रोच आयरन मैन के कैरेक्टर को लिखते वक्त यही थी कि लोग उस कैरेक्टर से हेट करें, लेकिन उससे हटकर ये कैरेक्टर फैन फेवरेट बन गया। और ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की लंबी जर्नी की बिगिनिंग थी। और भले ही इस मूवी को बनने में काफी समय लग गया, लेकिन इस मूवी से बेहतर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत नहीं हो पाती। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10 और इसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी $585 मिलियन की। नंबर 6, थोर रैग्नारोक। ये ना सिर्फ थोर की बेस्ट सोलो मूवी थी, बल्कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वन ऑफ द फाइनेस्ट ओरिजिन स्टोरीज में से एक थी। जहां फाइनली थोर 1 और थोर 2 से डिसअपॉइंट होने के बाद हमें थोर का ट्रू पोटेंशियल देखने को मिला और फर्स्ट टाइम हमें लगा कि थोर कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि सच में तूफान का देवता है। टाइका वाइटिटी ने इस मूवी को एक्शन और कॉमेडी से पूरी तरीके से भर रखा था, जो कि इसे एक क्लासिक मार्वल मूवी बना देती है। और यहाँ पर म्योलनिर का टूटना और बिना म्योलनिर के थोर का फुल पोटेंशियल को यूज करना, इसके अलावा लोकी का कैरेक्टर डेवलपमेंट और हेला जैसी एक आइकॉनिक कॉमिक बुक विलन, अलोंग विद कैरेक्टर्स लाइक सर्टर एंड फेनरिस वुल्फ और सकार पर हुई थोर और हल्क की बैटल, इस मूवी को हमारी इस लिस्ट के अंदर नंबर 6 पर ले आते हैं। इस मूवी को IMDb के ऊपर 7.9 आउट ऑफ 10 का स्कोर मिला है और इसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी $854 मिलियन की। नंबर 5, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर। नो डाउट ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बेस्ट सोलो मूवी है। एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्ड विद एक्शन एंड बेस्ट स्टोरी लाइन। ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर रूसो ब्रदर्स की 4 मूवीज में से पहली मूवी थी। और इंटरेस्टिंग बात, इस लिस्ट की टॉप 5 मूवीज के अंदर 4 मूवीज रूसो ब्रदर्स ने ही डायरेक्ट की हैं। इसके बाद आगे चलकर जिन्होंने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया था। इस मूवी की बेसिक स्टोरी लाइन को ऐसा दिखाया गया था कि हाइड्रा शुरू से ही शील्ड के अंदर पनप रहा था और ऐसे ही पॉलिटिकल इश्यूज को उठाकर रूसो ब्रदर्स ने कैप्टन अमेरिका की ओरिजिन स्टोरी के अंदर उस चीज को काफी अच्छे तरीके से पुट कर दिया, जहां पर विंटर सोल्जर का कैरेक्टर भी इस मूवी के बाद फैंस का फेवरेट बन चुका था। इसी के साथ साथ जो प्रेजेंट के अंदर हमारे MCU के अंदर कैप्टन अमेरिका हैं, यानी कि सैम विल्सन, उनका इंट्रोडक्शन भी MCU के अंदर एज फैल्कन इसी मूवी के अंदर हुआ था। तो हाँ, इसी मूवी ने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर को सेटअप किया था। और इस मूवी के एलिवेटर वाले सीन को तो कौन ही भूल सकता है। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। जी, शौक है मुझे इस चीज का, बदमाशी का। खलनायक। इस मूवी की IMDb रेटिंग थी 7.8 आउट ऑफ 10 और इसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था $717 मिलियन का। नंबर 4, द अवेंजर्स। There was an idea. Stark knows this. The Avengers Initiative. The idea was to bring together a group of remarkable people, see if they could become something more. See if they could work together when we needed them to fight the battles that we never could. तो द अवेंजर्स मूवी से पहले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 5 मूवीज रिलीज कर दी गई थी, जिसके अंदर हमें इस अवेंजर्स मूवी के अंदर दिखे सभी हीरोज अपनी अपनी स्टोरी को एक्सप्लोर करते हुए नजर आए थे, एक्सेप्ट नताशा रोमनोफ एंड क्लिंट बार्टन। इसके बावजूद उनकी स्टोरी का भी एक बेसिक आइडिया हमें दे दिया गया था, बट 5 डिफरेंट मूवीज के कैरेक्टर्स को एक साथ एक स्क्रीन के ऊपर देखना एक ही मूवी के अंदर, ऐसा फैंस के लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था। और मार्वल ने इस एक्सपीरियंस से फैंस को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। और यही वजह थी कि इस मूवी की बदौलत मार्वल एक काफी सक्सेसफुल शेयर्ड यूनिवर्स क्रिएट कर पाया, जिसे आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम से भी जानते हैं। और वैसे भी लोकी सीरीज की वजह से अब ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स तक बन चुका है।
लेकिन इस सब की शुरुआत की थी दी अवेंजर्स मूवी ने, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी बनी थी जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के ऊपर $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई की थी। और इस मूवी के सक्सेसफुल होने के पीछे एक बड़ा रीजन यही था कि इतनी सारी डिफरेंट मूवीज के अंदर दिखने वाले डिफरेंट कैरेक्टर्स की स्टोरीज को यहाँ पर बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं किया गया और हर एक कैरेक्टर को अपना प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट मिला। इस मूवी के IMDb पर रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10 और इसकी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी $1.5 बिलियन। यही बातें तो बाद में याद आएंगी। नंबर 3, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। और यार इस मूवी ने सच में फैंस को कंफ्यूज कर दिया था कि ये कैप्टन अमेरिका की सोलो मूवी है या फिर अवेंजर्स का कोई सीक्वल, क्योंकि सबसे पहले तो इस मूवी के अंदर अवेंजर्स 2 यानी कि अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से भी ज्यादा कैरेक्टर्स थे और वो भी कोई मामूली कैरेक्टर्स नहीं बल्कि पुराने सभी कैरेक्टर्स के अलावा इस मूवी ने ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर्स को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। और कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के बाद रूसो ब्रदर्स की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डायरेक्ट की हुई सेकंड मूवी थी, जिसके अंदर उन्होंने इस मूवी के अंदर सभी कैरेक्टर्स को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया और हमें किसी भी पॉइंट पर ऐसा नहीं लगा कि किसी कैरेक्टर को इस मूवी के अंदर वेस्ट कर दिया हो, क्योंकि होकाई से लेकर ब्लैक पैंथर तक, स्पाइडरमैन से लेकर स्कारलेट विच तक, यहाँ तक कि विजन और वॉर मशीन के कैरेक्टर को भी इस मूवी के अंदर काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया। और इस मूवी का कॉन्सेप्ट भी काफी यूनिक था, जहाँ पर हमें दो हीरोज ही एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते हुए नजर आए। मोस्टली ये चीज उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर सवाल खड़े कर रही थी, जिस वजह से वो हीरोज एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए, जहां ना तो कैप्टन अमेरिका गलत थे और ना ही आयरन मैन। और भले ही दोनों कैरेक्टर्स अपनी जगह पर ठीक थे, लेकिन फिर भी इस वर्सेस बैटल को मार्वल ने एक काफी सेटिस्फाइंग तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया। और इसी के साथ साथ इसने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के लिए भी बिल्डअप कर दिया था, जहां पर अवेंजर्स एक दूसरे के साथ नहीं थे और अवेंजर्स की पूरी टीम दो हिस्सों में टूट चुकी थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग थी 7.8 आउट ऑफ 10 और इसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी $1.1 बिलियन की। What do we do, Cap? We fight. This is gonna end well. They're not stopping. Neither are we. It was at this moment that he knew. He fucked up. नंबर 2, अवेंजर्स एंड गेम। हाँ यार, मुझे पता है कि आप में से काफी सारे लोग अवेंजर्स एंड गेम को नंबर 1 पर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, बट सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से अवेंजर्स एंड गेम नंबर 1 पर नहीं बल्कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टॉप 10 मूवीज में से नंबर 2 पर है, वो यही है कि भले ही ये मूवी एक पूरी इन्फिनिटी सागा का कंक्लूजन था, जिसने मार्वल की पूरी स्टोरी लाइन को काफी अच्छे तरीके से कंक्लूड कर दिया, लेकिन ये मूवी अपने आप में कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि इसकी शुरुआत दूसरी मूवी से कनेक्टेड थी और इसकी एंडिंग के अंदर भी काफी सारे लूज एंड्स छोड़ दिए गए थे, जैसे कि कैप्टन अमेरिका ने सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को कैसे लौटाया, एंशिएंट वन जो बातें बताना चाह रही थी आखिर उनका मतलब क्या था, और टाइम ट्रेवल के कॉन्सिक्वेंसेस से आखिर आगे क्या होने वाला था। खैर ये सभी रीजंस तो वो हुए जिनकी वजह से अवेंजर्स एंड गेम नंबर 2 पर आती है, ना कि नंबर 1 पर। बट हाँ, मुकाबला तो टक्कर का है और नंबर 2 पर आना भी सच में एक काफी बड़ी बात है। और इसके पीछे रीजन यही सब है कि इस मूवी का ऑलमोस्ट हर सीन एकदम आइकॉनिक है। कैप्टन अमेरिका के म्योलनिर को उठाने से लेकर टोनी स्टार्क के आई एम आयरन मैन कह के स्नैप करने तक, इस मूवी ने हमें ना जाने कितने मेमोरेबल मोमेंट्स दिए हैं। और अवेंजर्स का पोर्टल वाला सीन तो हम सभी फैंस के दिलों पर राज करता है। बट हाँ यार, सबका ओपिनियन वेरी कर सकता है। तो अवेंजर्स एंड गेम आपको अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से अगर बेहतर लगती है तो उसके पीछे रीजन क्या है, वो चीज आप नीचे कमेंट्स के अंदर हमारे साथ जरूर शेयर करना। इस मूवी की IMDb रेटिंग थी 8.6 आउट ऑफ 10 और इसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था $2.79 बिलियन का। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। Captain Sam, can you hear me? On your left. Fuck. Keep on fighting! Keep on fighting! Keep on fighting! Keep on fighting!
तो फाइनली नंबर 1 अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। तो जब तक अवेंजर्स एंड गेम का ट्रेलर नहीं आया था उस टाइम तक तो हमें उस मूवी का नाम तक नहीं पता था, यानी कि हम उस मूवी को अवेंजर्स 4 नाम से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन उससे कई साल पहले से लोगों को पता था कि हाँ, थैनोस के साथ अवेंजर्स भिड़ने वाले हैं और काफी सालों के इंतजार के बाद फाइनली हमें देखने को मिली थी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जिस मूवी के अंदर हमने ना जाने क्या कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये मूवी हमारी सभी एक्सपेक्टेशंस पर खरी भी उतरी, जहां पर हमें डिफरेंट हीरोज के डिफरेंट एडवेंचर्स थ्रू आउट द मूवी देखने को मिले। सभी का स्क्रीन टाइम काफी अच्छे तरीके से डिवाइड भी किया गया और साथ ही इस मूवी की वजह से थोर जैसा कैरेक्टर एकदम फैन फेवरेट बन गया था। और इन सब को छोड़कर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात रही थी इस मूवी की एंडिंग, जहां पर हीरोज नहीं बल्कि विलन की जीत हुई थी। और यही रीजन बना कि आगे चल के हमें अवेंजर्स 4 इसके एक साल बाद ही देखने को मिल गई, यानी कि अवेंजर्स एंड गेम। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की IMDb रेटिंग थी 8.5 और इसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के ऊपर $2 बिलियन का बिजनेस किया था। और जैसा कि मैंने कहा कि आप में से कई सारे लोगों की अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से ज्यादा अवेंजर्स एंड गेम फेवरेट होगी। यहाँ पर तो मैंने अपना ही ओपिनियन शेयर किया, इसलिए उस चीज के लिए मैं सॉरी तो बोलने से रहा, बट यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा था। और मेरे अकॉर्डिंग तो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल मूवी अवेंजर्स एंड गेम से बेटर थी। अगर यहाँ तक की वीडियो पसंद आई थी लेकिन अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम वाला पॉइंट आपको पसंद नहीं आया तो भी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वो तो ओपिनियन है, वो तो डिफर कर ही सकता है। वीडियो की रीच क्यों मार रहे हो? इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 700 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट कर डालो यार। और अगर चैनल पर नए हो तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सुपर हीरो रिलेटेड स्टफ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की बाकी वीडियोस को जरूर चेकआउट कर लेना। मार्वल और डीसी के टॉप 10 मैजिशियंस के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो पर, और एबोमिनेशन और कल ऑब्सिडियन के बीच एक एपिक कंपैरिजन देखने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.